हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन राइट। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो लेकर आऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आया हूँ वो है क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, शीत युद्ध का दौर। मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जो कि हर बार पेपर में 10 से 12 नंबर तक के क्वेश्चन आ ही जाते हैं इसमें से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज इसके बारे में डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है शीत युद्ध क्या है। तो दोस्तों, शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों, पूर्वी यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देश पश्चिमी यूरोप देश के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि 1945 से 1991 को कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों में बंट गया था। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वाले वर्चस्व वाले दो शक्ति समूह में विभाजित हो गया था। यह पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने समूह के देशों के साथ संलग्न थी। शीत शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था। दोस्तों, ये वाली लाइन पेपर में आ सकती है एक नंबर में। शीत युद्ध सहयोगी देश, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में यूके, फ्रांस आदि शामिल थे, और सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों के बीच शुरू हुआ था। सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। यह विश्व का पहला साम्यवादी राज्य था, जिसका स्थापना वर्ष 1922 में की गई थी। अब बात करते हैं ट्रूमैन सिद्धांत के बारे में। ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई थी। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी, जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विविध उपाय अपनाए गए। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने ग्रीस एवं तुर्की की अर्थव्यवस्था और सेना के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया। इतिहासकारों का मानना कि इस सिद्धांत की घोषणा से शीत युद्ध के आरंभ की आधिकारिक घोषणा चिन्हित होती है। अब जानते हैं आयरन कर्टेन के बारे में। आयरन कर्टेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा स्वयं को और उसके आश्रित पूर्वी एवं मध्य यूरोपीय देशों को पश्चिम एवं अन्य गैर साम्यवादी देशों के साथ खुले संपर्क में अलग रखने के लिए एक राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध खड़ा किया गया, जिसे आयरन कर्टेन कहा गया। आयरन कर्टेन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा किया गया था। इस आयरन कर्टेन के पूर्व में वे देश थे जो सोवियत संघ से जुड़े थे या उससे प्रभावित थे, जबकि पश्चिम में वे देश थे जो अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोगी देश थे। सोवियत संघ के विघटन के कारण के बारे में हम जानते हैं। इसके सोवियत संघ के विघटन के 3 इम्पोर्टेंट कारण हैं। पहला, सैन्य कारण। अंतरिक्ष और हथियार की प्रतिस्पर्धा में सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सोवियत संघ के संसाधनों का बड़ा नुकसान हुआ था। दूसरा, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ। दोस्तों, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ। ये अलग से इसका एक अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ क्या है। तो पढ़ते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। मृतप्राय होती सोवियत अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नीतियों को अपनाया। ग्लासनोस्त का उद्देश्य राजनीतिक परिदृश्य का उदारीकरण था। पेरेस्ट्रोइका का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के स्थान पर अर्धमुक्त बाजार नीतियों का प्रस्तुत करना था। इसने विभिन्न मंत्रालयों को अधिक स्वतंत्रता से कार्य करने की अनुमति दी और कई बाजार अनुकूल सुधारों की शुरुआत हुई।
इन कदमों में साम्यवादी विचार में किसी पूर्ण जागरण का प्रवेश कराने के बजाय संपूर्ण सोवियत तंत्र की आलोचना का मार्ग खोल दिया। राज्य ने मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के ऊपर अपना नियंत्रण खो दिया था तथा पूरे सोवियत संघ में लोकतंत्र सुधार आंदोलन ने गति पकड़ ली। इसके साथ ही बदहाल होती अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी आदि के कारण जनता में असंतोष बढ़ रहा था और वे पश्चिमी विचारधारा एवं जीवन शैली की ओर आकर्षित हो रहे थे। और तीसरा इसका कारण था अफगानिस्तान का युद्ध। सोवियत अफगान युद्ध 1979 से 1989 89 सोवियत संघ के विघटन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि इसने सोवियत संघ के आर्थिक और सैन्य संसाधनों को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। तो आइए अब जानते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। दोस्तों ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हर बार पेपर में कम से कम 5 नंबर में पूछा जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट 1962। क्यूबा भी तब इस शीत युद्ध में शामिल हो गया था जब अमेरिका ने वर्ष 1961 में क्यूबा के साथ अपना राजनयिक संबंध तोड़ लिए और सोवियत संघ ने क्यूबा की आर्थिक सहायता में वृद्धि कर ली। वर्ष 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में बे ऑफ पिग्स आक्रमण की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य सोवियत समर्थित फिदेल कास्त्रो की सत्ता को उखाड़ फेंकना था, किंतु अमेरिका का यह अभियान विफल रहा। इस घटना के बाद फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ से सैन्य मदद की अपील की, जिस पर सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल लॉन्चर स्थापना करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य अमेरिका को लक्ष्य बनाना था। क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों महाशक्तियों को परमाणु युद्ध के कारागार पर पहुंचा दिया था। हालांकि कूटनीतिक प्रयासों से इस संकट को टालने में सफलता मिली। शीत युद्ध का अंत। वर्ष 1991 में कई कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक अब कमजोर पड़ गया था। ये भी जानते हैं अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता में अंतरिक्ष अन्वेषण का एक और नाटक के क्षेत्र के रूप में उभार हुआ। वर्ष 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण किया। यह विश्व का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह था, जिसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। वर्ष 1998 में अमेरिका ने एक्सप्लोरर 1 नामक अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया। इस अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में अंततः जीत अमेरिका की हुई, जब इसने वर्ष 1969 में सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग भेजा। हथियारों की प्रतिस्पर्धा। सोवियत संघ पर अमेरिका नियंत्रण रणनीति ने संयुक्त राज्य अमेरिका को वृहद पैमाने पर हथियार का संग्रहकर्ता बना दिया और प्रतिक्रिया में सोवियत संघ ने भी यही किया। वृहद पैमाने पर परमाणु हथियारों का विकास हुआ और विश्व ने परमाणु युग में प्रवेश किया। ये अब बात करते हैं नाटो बनाम वार्सा संधि। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नाटो बनाम वार्सा संधि। नाटो की जो फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उससे ये भी कम से कम 2 नंबर में आ जाता है, इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछता है। और 5 नंबर में ये दोनों का पूछ सकता है, नाटो बनाम वार्सा संधि। तो ये वाले इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान से पढ़िएगा। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी ने पश्चिम की सैन्य कमजोरी को प्रकट किया था, जिससे वे निश्चित तौर पर सैन्य तैयारी करने की प्रेरित हुई। परिणाम स्वरूप वर्ष 1948 में मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप के देशों ने युद्ध के मामले में सैन्य सहयोग का वादा करते हुए ब्रुसेल्स रक्षा संधि ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। बाद में ब्रुसेल्स रक्षा संधि में अमेरिका, कनाडा, पुर्तगाल, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली और नॉर्वे भी शामिल हो गए।
तथा अप्रैल 1949 में नाटो का गठन हुआ। नाटो देश इनमें से किसी एक पर भी हमले को सभी देशों पर हमले के रूप में देखने और अपने सैन्य बलों को एक संयुक्त कमान के तहत रखने पर सहमत हुए। ये पढ़ते वार्सा संधि। नाटो में पश्चिम जर्मनी के शामिल होने के तुरंत बाद ही सोवियत संघ और उसके आश्रित राज्यों के बीच वार्सा संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह एक पारस्परिक रक्षा समझौता था जिसे पश्चिमी देशों ने पश्चिमी जर्मनी की नाटो सदस्यता के विरुद्ध सोवियत प्रतिक्रिया के रूप में देखा था। मार्शल योजना बनाम कमिनफॉर्म। मार्शल योजना वर्ष 1947 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम (ईआरपी) का अनावरण किया, जिसमें आवश्यकतानुसार आर्थिक और वित्तीय मदद की पेशकश की गई। ईआरपी का एक उद्देश्य यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन देना था, हालांकि यह ट्रूमैन सिद्धांत का ही आर्थिक विस्तार था। कमिनफॉर्म। सोवियत संघ ने मार्शल योजना के संपूर्ण विचार की डॉलर साम्राज्यवाद के रूप में भर्त्सना की। मार्शल योजना पर सोवियत प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 1947 में कमिनफॉर्म की नींव पड़ी। कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो कमिनफॉर्म की नींव पड़ी। यह मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों को एक साथ रखने के लिए एक संगठन था। यह पर्दे बर्लिन की दीवार का इतिहास उससे अलग भी इम्पोर्टेंट है। बर्लिन की दीवार ये भी कम से कम 3 से 5 नंबर में पूछा जा सकता है। सहयोगी देशों अमेरिका, यूके, फ्रांस और सोवियत संघ ने साथ मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को पराजित किया था, जिसके बाद सोवियत संघ और सहयोगी देशों के बीच जर्मनी के क्षेत्रों में भाग्य का फैसला करने के लिए याल्टा और पोट्सडैम सम्मेलन 1945 आयोजित किए गए थे। सम्मेलन में जर्मनी को रूसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रभाव वाले क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। जर्मनी का पूर्वी भाग सोवियत संघ को प्राप्त हुआ, जबकि पश्चिमी भाग संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को मिला। राजधानी के रूप में बर्लिन को भी इसी प्रकार पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभाजित किया गया तथा यद्यपि बर्लिन रूसी हिस्से वाले जर्मन क्षेत्र के मध्य में स्थित था। सहयोगी देशों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के आपसी विलय में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी या पश्चिमी जर्मनी का निर्माण हुआ, जबकि सोवियत नियंत्रण वाला क्षेत्र जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (जीडीआर) या पूर्वी जर्मनी बन गया। बर्लिन का विभाजन सोवियत संघ और सहयोगी देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण बना, क्योंकि पश्चिम बर्लिन साम्यवादी पूर्वी जर्मनी के अंदर स्थित एक द्वीप बन गया था। बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को गिरा दी गई, जिसने शीत युद्ध के प्रतीकात्मक अंत को चिन्हित किया। शीत युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं। बर्लिन की घेराबंदी 1948 में। जैसे ही सोवियत संघ और सहयोगी देशों के बीच तनाव बढ़ा, सोवियत संघ ने वर्ष 1948 में बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी। बर्लिन की घेराबंदी सोवियत संघ द्वारा सहयोगी देशों के नियंत्रण वाले बर्लिन क्षेत्र में उनकी गतिशीलता को सीमित करने का एक प्रयास था। इसके अतिरिक्त 13 अगस्त 1961 को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पूर्वी जर्मनी की साम्यवादी सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच एक कांटेदार बाड़ और कंक्रीट की दीवार, बर्लिन की दीवार का निर्माण भी शुरू कर दिया। इसने मुख्य रूप से पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन में बड़े पैमाने पर प्रवसन को रोकने के उद्देश्य को पूरा किया। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के लोगों को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी गई थी। वर्ष 1989 में
बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर होने से पहले तक यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक या स्मारक बना रहा। जानते शीत युद्ध के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगी देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और सोवियत संघ ने धुरी शक्तियां एक्सिस पावर यानी नाजी जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध साथ मिलकर संघर्ष किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह युद्धकालीन गठबंधन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साथ नहीं रह सका। जानते हैं पोट्सडैम सम्मेलन। पोट्सडैम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1945 में बर्लिन, अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने के लिए किया गया था, जो थे पराजित जर्मनी में तत्काल प्रशासन की स्थापना, पोलैंड की सीमाओं का निर्धारण, ऑस्ट्रिया का आधिपत्य, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की भूमिका। सोवियत संघ चाहता था कि पोलैंड में एक भाग सोवियत संघ की सीमा से लगा क्षेत्र को बफर जोन में के रूप में बनाए रखा जाए, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन इस मांग से सहमत नहीं थे। इसके साथ ही अमेरिका ने सोवियत संघ को जापान पर गिराए गए परमाणु बम की सटीक प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। इसने सोवियत संघ के अंदर पश्चिमी देशों की मंशा को लेकर एक संदेह पैदा किया, जिसने गठबंधन संबंध को कटु बनाया। दोस्तों, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आगे हम आपके लिए दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, या आपको और कोई सब्जेक्ट का चाहिए होगा तो बता देना कमेंट बॉक्स में लिख के प्लीज़। थैंक यू।